भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड के जरिए होगी। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समझेंगे आज कि शिखर सम्मेलन में इस बार का एजेंडा क्या है और आर्थिक तौर पर ईयू के साथ भारत के रिश्ते किस तरीके से बढ़े हैं और इस शिखर सम्मेलन के जरिए हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुरजीत सिंह सर, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ओआरएफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में कहना चाहूंगा गुरजीत सर आपसे कि ये जो समिट है बहुत ही क्रूशियल कही जा रही है। हालांकि कोविड के चलते इसका फॉर्मेट जरूर बदला गया है, लेकिन फिर भी अगर एजेंडे के तौर पर देखें और जिस वक्त हालात है दुनिया भर में, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि फोकस रहने वाला है? धन्यवाद। ये जो शिखर सम्मेलन है ये एक साल की डिले के साथ हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से। नहीं तो शायद मार्च में प्रधानमंत्री बेल्जियम जाने वाले थे और पहले जो सम्मेलन था वो 2017 में था। 2000 से लेकर 2012 तक भारत ईयू जो शिखर सम्मेलन है हर साल होते थे। उसके बाद कुछ अटकलें आ गई और ये कुछ साल नहीं हुआ, लेकिन 2016 से तकरीबन हर 2 साल में समझिए एक बारी ये हो जाता है। लेकिन पिछले सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ने उर्जुला वैन डर लेन से दिसंबर में फोन पे बात की और विदेश मंत्री जयशंकर जब फरवरी में यूरोप गए थे तो उन्होंने चार्ल्स मिचेल से मुलाकात की और हाल ही में एक उर्जुला वैन डर लेन का पत्र भी आया। तो इससे जो लगता है कि इस समय भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे को संभाल कर आगे नीतियां बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत नीतियां पहले बनी हुई है, बहुत आयोग बने हुए हैं, 30 तो मैकेनिज्म हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। लेकिन जो इस समय हालात है, एक तो कोविड और दूसरा चीन, अब ये समझ नहीं आ रही कौन सा ज्यादा हानिकारक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन समझता है कि चीन एक सिस्टमिक राइवल है और भारत एक सिस्टमिक सपोर्टर है। लेकिन इन दोनों को हम इकट्ठा करके जो आजकल के इश्यूज है उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम कैसे रिफॉर्म करें और कैसे उनको इफेक्टिव बनाएं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। ये एक और मुद्दा होगा। और तीसरा मुद्दा है कि आजकल के माहौल में मल्टीलैटरलिज्म को कैसे बढ़ाया दिया जाए, क्योंकि यूरोप अब नए पार्टनर ढूंढ रहा है और भारत एक पार्टनर सफा नजर आता है। तो ये दोनों की पार्टनरशिप, जुगलबंदी कैसे एक हार्मोनियस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये मुद्दा रहेगा। टेररिज्म एक मुद्दा हमेशा हम दोनों के बीच में रहा है, जो भारत की ओर से आगे आगे पहल की जाती है, वो भी इस समय रहेगा। ओके अजय सर, जैसा कि गुरजीत सर कह रहे हैं कि ईयू के लिए भी एक चीन से जिस तरीके के रिश्ते इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के दिख रहे हैं और बदलते हालात के बीच में एक बड़े बाजार और बड़े, मैं कहूं कि पार्टनर के तौर पर उसे एक देश की तलाश है। भारत के पास क्षमताओं के लिहाज से उस पार्टनर की नियम शर्तों को पूरा करने की इस वक्त ताकत या क्षमता किस तरीके से दिखती है और क्या इस वक्त भारत की पोजीशनिंग, कहा जा रहा है कि अब तक के तमाम अगर दशकों में देखें तो सबसे बेहतर मौका है? मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में अक्सर हमें यह एहसास नहीं होता है कि आर्थिक मामले में यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका के बराबर है, थोड़ा बड़ा है और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा उनसे जो व्यापार है, आयात और निर्यात लगभग संतुलित है। तो एक समय में बड़ी कोशिश हुई थी कि हम लोगों का आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और बात करीब करीब बन गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर नहीं बात पूरी हो पाई थी। तो अब समय है कि उस बात को हम शुरू करें और कोशिश करें दोनों तरफ से कि इसको जल्दी से जल्दी हम एक वास्तविक रूप दे दें। और
मेरा ये मानना पहले से रहा है और आज भी है कि आरसेप की जगह हमें ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि उनके यहाँ से जो हम आयात करते हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, कैपिटल गुड्स मिलते हैं, और अगर हमारे यहाँ गुणवत्ता बढ़ जाए और अच्छा हम माल बनाएं, क्वालिटी वगैरह सुधर जाए, तो जो स्थान उनके बाजार में आज चीन का है वो स्थान हम आसानी से हासिल कर सकते हैं 2-4-5 वर्षों में। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम सोच भी रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने और चाह रहे हैं, और अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके पहले भी आई थी। तो एक ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें बहुत फ़ायदा होगा, दोनों साइड्स को फ़ायदा होगा, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस पर कोई घोषणा होगी कि आपस में फिर से सक्रिय ढंग से बातचीत शुरू की जाएगी। हर्ष, जिस तरीके से 2015 में करीब 9th पोजीशन थी अगर व्यापारिक भागीदार के लिहाज से मैं कहूं भारत और ईयू के बीच में, और जैसा कि कहा गुरजीत साहब ने बहुत अहम है कि तेजी के साथ ये फासला जो है घटा है। चीन के जिस तरीके के हालात और जिस तरीके के रिलेशन इस वक्त यूरोपीय देशों के साथ दिख रहे हैं, अगर भारत की पोजीशनिंग कंपेयर करूं मैं चीन के साथ उस बाजार में एंट्री करने की, वहां पर एस्टैब्लिश होने की, वो कितनी ज्यादा इस वक्त क्रूशियल है और कितना भरोसा ईयू इस वक्त कर रहा है भारत पर, अगर मैं तमाम पत्राचार या फिर जो इस वक्त करस्पॉन्डेंस पिछले कुछ महीनों के बीच भारत और ईयू के देशों के बीच हुए हैं। कविंद्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मोड़ है ईयू और भारत के संबंधों को लेकर, अगर आप उसके एनालिसिस करें। और जैसा अजय जी ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ मैं उनकी बात से कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये इस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है, जबकि हम इस इंगेजमेंट को रिवाइव कर सकते हैं जो काफ़ी समय से स्टॉल्ड पड़ी हुई हैं। और इसका इंडिकेशन कॉमर्स मिनिस्टर ने अभी भी दिया था जब उन्होंने कहा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात सोच रहे हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश है। लेकिन जो बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो चीन के साथ जिस तरह के संबंध भारत के इस समय बन रहे हैं और ईयू के बन रहे हैं, एक पूरी तरह से जो मोड़ आया है सोच में, विचारधारा में यूरोपियन यूनियन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हमारा काफ़ी समय से भारत आलोचना ईयू की करता था कि ईयू जियोपॉलिटिकली नहीं सोचता है। ईयू का सारा फोकस इकोनॉमिक्स और ट्रेड पर इतना ज़्यादा रहा कि उसने ये सोचना उसने इस तरफ अपनी सोच को नहीं मोड़ा कि चीन किस तरह से वैश्विक स्तर पर एक खतरा बनता जा रहा है। तो जो अभी मोड़ आया है, बदलाव आया है, जबकि यूरोपियन यूनियन ओपनली ये कह रहा है कि वो एक जियोपॉलिटिकल एक्टर बनना चाहता है, और इस जियोपॉलिटिकल स्पेस में जो चीन का रोल है उसके साथ जो एक रस्साकशी चल रही है, उसके साथ जो एक जद्दोजहद चल रही है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी उतना ही भागीदार है जितना भारत। कि अगर आप ग्लोबल लैंडस्केप को देखें, जिस तरह से चीन ने हर इंटरनेशनल ट्रीटी, हर इंटरनेशनल नॉर्म, हर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को तोड़कर एक अपनी जगह बनाने की कोशिश करी है, उससे भारत जैसे देशों को तो परेशानी हो ही रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो अपने आप को एक नॉर्मेटिव पावर के रूप में देखता था, जो ये कहता था कि नॉर्म्स और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसडर सिंह ने अभी बताया मल्टीलैटरलिज्म कितना बड़ा फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, वो उसको देखते हुए कहीं पर ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि दोनों ईयू हो या भारत हो, दोनों को साथ आने की ज़रूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं, और खासकर 2018 में जो इंडिया स्ट्रैटेजी आई थी उसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने अपनी सोच बिल्कुल बदली है भारत की तरफ। और मुझे लगता है बहुत इसीलिए ये जो मौका इस समय जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स बना हुआ है, इसको देखते हुए काफ़ी उम्मीद इस समिट से की जा सकती है। गुरजीत सर, यूके का ईयू से बाहर होना, चीन का कोविड के चलते जिस तरीके से उसका हश्र दुनिया के अलग अलग देशों के साथ रिश्तों को लेकर हो रहा है, चाहे वो व्यापारिक हो या दूसरे हो, ऐसे में कितना ये दोनों फैक्टर कितने ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं भारत की पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, और भारत का पोटेंशियल अगर ईयू के साथ देखें किस तरीके से है और कहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी? ये पहला शिखर सम्मेलन है जो कि ईयू की नई लीडरशिप के साथ हो रहा है, जो दिसंबर 2019 से अपनी जगह में आई है 5 साल के लिए, और पहली बार ये शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रेक्सिट के बाद। तो इस समय अब ईयू
यूके को ब्लेम नहीं कर सकता है कि ये संबंध ठीक नहीं हो रहे। और मैं स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि मेरे हिसाब से इंडिया ईयू पार्टनरशिप आशाओं से काफी कम प्रोग्रेस कर चुकी है, जिसको मैं मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग रिलेशनशिप कहूं। ऐसा क्यों सर? अंडर परफॉर्मिंग क्योंकि ईयू ने वादे बहुत किए लेकिन फुलफिल नहीं कर पाया। और कुछ वजह यह है, जैसे हर्ष जी ने कहा, कि वो जियोपॉलिटिकली नहीं सोचता है, इकोनॉमिक्स पे सोचता है। लेकिन इस समय जो हमारी हालत है, हमें जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि चीन हमारे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखटा रहा है। और ईयू इंडो पैसिफिक में क्या करेगा ये हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो ब्रसेल्स में बैठ के बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन आप समुद्र में हमारे साथ कब रहेंगे, हमारे ओपनली सपोर्ट कब रहेंगे? ईयू की जो गलवान के बाद स्टेटमेंट थी, गंभीर स्टेटमेंट नहीं थी, बहुत वीक स्टेटमेंट थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ईयू जियोपॉलिटिकली सोच के भारत का हाथ मजबूती से पकड़े, एक पार्टनर की तरह, और जो ये छोटी मोटी निट पिकिंग होती है उसको बंद करें। दूसरी बात यह है कि हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों ने कहा कि ये समय है एफटीए करने का, जिसको बीटीआईए कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से इस बार ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वही वजह जिससे हमने आरसेप से दूरी की, वही वजह हमको बीटीआईए से दूरी करेगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है, हम उसको अहम रख के पहल देकर बाकियों से बात करेंगे। और ईयू ने जो अपनी मांगे थी वो तो कम की नहीं है, और बीटीआईए जो छोटी छोटी ताकतें हैं कि स्मॉल कार्स, वाइन, डेटा, इसके ऊपर अटकी हुई हैं। और ईयू ने कोई बहुत स्टेट्समैनशिप भी नहीं दिखाई। जब इटालियंस को मरीन्स के बारे में भारत से कोई मुश्किलें थी, उन्होंने पूरी नेगोशिएशन ही बंद कर दी। तो जब उनका दिल आता है वो पॉलिटिकल चीजें ले आते हैं, नहीं तो हमको कहते हैं जी आप इकोनॉमिक बेस पे डील करिए। लेकिन ये समय मेरे को नहीं लगता है बीटीआई पे जरा सी भी आगे कुछ बढ़त होने वाली है। इसलिए भारत की ओर से स्पष्ट रूप से जियोपॉलिटिक्स, चाइना को निशाना लगाकर इसी को हमें आगे करना है। और इसी में अगर ये हो जाए तो हमारी तरफ से ये शिखर सम्मेलन सक्सेसफुल होगा। याद रखिए कि ईयू का चीन से शिखर सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे को जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं कर पाए। हम ये जॉइंट स्टेटमेंट कर पाएंगे, लेकिन इसमें सीधा निशाना चीन पे होना चाहिए। हर्ष, जो गुरजीत सर कह रहे हैं कि दुविधा जो ईयू के बीच में है वो आखिर है क्यों, और क्या विकल्प के तौर पर ईयू के सामने भारत के अलावा कुछ और देश हैं, कोई ऐसा देश है जिसके चलते ये दुविधा या वो जो नेगोशिएट करते हैं वो ये तरीका है, या वाकई वो दुविधा किन्हीं दूसरी वजहों से है? नहीं, देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो अपने जो समस्याएं उनकी चल रही थी, वो काफ़ी समय से इंटरनल उनका जो डायनामिक है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। और अभी ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रेक्सिट के बाद किस तरह की जो समस्याएं अभी जब कोरोना का आप क्राइसिस देखिए, उसमें भी शुरू में किस तरह से चीन ने डिवाइड करने की कोशिश करी यूरोपियन यूनियन को, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन वहाँ पर चलाई। तो डिविजन्स यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा हैं, और इस समय यूरोपियन यूनियन अपने आप से जूझ रहा है, अपने अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, जहाँ पर जो डिबेट बाहर की तरफ है कि आप कैसे इंगेज करेंगे दूसरी शक्तियों को। पहले समस्या ये है यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इकोनॉमिक डिसलोकेशन है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको कैसे कम किया जाए। तो वो जो समस्या मेरे ख्याल से जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती, यूरोपियन यूनियन इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो और जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है वो आगे ले जा पाए। दूसरा, जो ब्रिटेन के साथ अभी जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो भी बहुत क्रूशल हैं। उसमें दोनों ब्रिटेन ने और यूरोपियन यूनियन ने ऐसी पोजीशंस ली है जो अभी तक रिकंसाइल नहीं हो पाई हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसमें स्पष्टता आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रेवेट हो गई हैं। तो कहीं पर यूरोपियन यूनियन की जो इंटरनल दुविधाएं हैं वो इस समय उसकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसको इम्पैक्ट करती हैं। और एम्बेसडर सिंह ने ये बात सही कही कि जो सिचुएशन इस समय ग्लोबली है वो ये है कि आप
कोई भी ट्रेडिंग एग्रीमेंट बहुत मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत ये चाहे कि यूरोपियन यूनियन स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ खड़ा हो, तो भारत को भी कुछ ऐसा मूव करना पड़ेगा जिसमें कि यूरोपियन यूनियन भारत को देखे एज ए सीरियस क्रेडिबल ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों के तरफ जो डिफरेंसेस रहे हैं वो इसी बात जिसका भी एम्बेसडर सिंह ने जिक्र किया, वो छोटी छोटी बातों पर रहे हैं। बिग पिक्चर अप्रोच कहीं पर मिसिंग रहा है। तो अगर ये जो समस्याएं जो आज की हैं, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की हो, ग्लोबल ऑर्डर की हो, मल्टीलैटरलिज्म की हो या चाइना की हो, अगर ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन को एक दूसरे के नजदीक ला पाते हैं या एक बिग पिक्चर अप्रोच, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन दोनों देशों के बीच में पनप पाता है, तो मुझे लगता है उससे ट्रेड में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो लार्जर मेरे ख्याल से जो ट्रैजेक्टरी है इस रिलेशनशिप की, जो बिल्कुल सही कहा कि अंडर परफॉर्मिंग रही, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी एक समय पर, वो एक्सपेक्टेशंस खरी नहीं उतरी। तो कहीं पर मुझे लगता है जो बदलाव आ रहे हैं, जहां पर यूरोपियन यूनियन भी जो हाई पेडेस्टल था उससे नीचे आया है, उसको भी रिकग्नाइज हो रहा है कि जो एक समय उसने सोचा था कि उसका मॉडल, जो यूरोपियन यूनियन मॉडल है, ये हर जगह काम करेगा और ये सबसे बढ़िया मॉडल है, सुप्रा नेशनल गवर्नेंस का मॉडल, वो काम नहीं कर रहा है, उसकी लिमिटेशन सामने आई हैं। और भारत की जो एक ग्रेजुअल अप्रोच रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, वो कहीं पर अपनी तरह उसका भी मार्क ये दिख रहा है कि वो भी उसकी भी अपनी एडवांटेजेस दिख रही हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के समझ पा रहे हैं आज की स्थिति में, जो बेहतर है दोनों के संबंधों को लेकर, और आगे चल के इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि संबंध बेहतर होंगे। हालांकि एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेंगे या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। अजय सर, लेकिन क्या ये कहा जाए कि ट्रेड को हमें अलग देखना होगा और जो सामरिक या दूसरी जो जियोपॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है उसमें स्टैंड किसी भी कंट्री या संघ का उसे अलग करना होगा, तब ज्यादा बेहतर विकल्प है, या फिर ट्रेड के साथ हमें उसे कोरिलेट करना ही होगा? देखिए, हमें एक रियल पॉलिटिक के ढंग में सोचने की जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो चीन हमसे 5 गुना आगे है और हमें ये फासला कम करना होगा, नहीं तो हमारा वही हश्र होगा जो कि सोवियत यूनियन का अमेरिका के साथ हुआ था कि सामरिक क्षेत्र में तो बराबरी थी लेकिन अर्थव्यवस्था खोखली हो गई तो सोवियत यूनियन समाप्त हो गया। तो अगर हम चीन का आर्थिक क्षेत्र में मुकाबला करना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन हमारा एक बहुत मजबूत पार्टनर बन सकता है और उससे फायदा हमें ज़्यादा होगा, यूरोपियन यूनियन को कम होगा आज की स्थिति। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा ट्रेड उनसे लगभग बैलेंस्ड है और वो ट्रेड ऐसा है जिससे कि हमारे विकास की गति बढ़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स हमारे यहाँ आएंगे। और जब आखिरी, और हमारे टेक्सटाइल्स जो अभी यूरोप में जाते हैं जिसमें हमारे यहाँ रोजगार मिलता है, उस पर हमें ज़ीरो ड्यूटी की रिजीम नहीं है, वो मिल जाएगी ट्रेड एग्रीमेंट से। और पिछली बार जब बात अटकी थी तो पॉलिटिकल विल की थोड़ी कमी थी दोनों तरफ। वैसे मामले बड़े छोटे थे कि कुछ कार में इंपोर्ट ड्यूटी हम कर दें, हमारी कार इंडस्ट्री मजबूत हो गई, हम कर सकते हैं। वाइन है, तब हमारी वाइन इंडस्ट्री बड़ी कमज़ोर थी, अब मजबूत हो गई है तो हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। और जहाँ तक यूरोपियन यूनियन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी तब और आज भी रहेंगी, वो है पर्यावरण को लेके। और पर्यावरण के मामले में तो हमारे हित में है कि हम सबसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स को अपना लें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक गुणात्मक परिवर्तन उससे हो जाएगा। तो हमारा यूरोपीय यूनियन से ट्रेड एग्रीमेंट हो ना हो, हमारा तो ये मानना है कि सबसे आधुनिक पर्यावरण के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनको जितनी जल्दी से हम देश में लाएंगे उतनी मजबूत हमारी अर्थव्यवस्था इस शताब्दी के लिए होगी। तो मेरा मानना है कि चीन की वो आलोचना करें, दबी जबान से, सख्त जबान से करें, हमको उसके ऊपर ध्यान न दे के हमें अपने आर्थिक हित को देखते हुए ट्रेड एग्रीमेंट पे बात शुरू करने का निर्णय लेना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की कमजोरी ये है कि सारे देशों में पूरी सहमति जब तक नहीं होती वो फैसले नहीं कर पाते। तो हमें मान के चलना चाहिए कि थोड़ा धैर्य चाहिए होगा, लेकिन इस दिशा में बढ़ने में हमारा ज़्यादा फायदा है, उनका भी फायदा है। उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, लेकिन हमारे आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक है और इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल नेतृत्व के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य आज की तारीख में होना चाहिए कि जब कोविड खत्म हो तो आर्थिक विकास की गति 8-10% पर पहुंचे और चीन से जो हमारा फासला है वो कम होने लगे। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं होगा। ओके, तो आपने कहा चैलेंजेस क्या हैं गुरजीत सर। आखिर में मैं चाहूंगा कि जो रिश्तों की नई इबारत लिखने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन
इसके बीच में क्या बड़े हर्डल्स हैं जहां पर दोनों को ही फोकस करना होगा, जहां पर नजरें होंगी? सबसे बड़ा हर्डल तो BTIA है और मैं समझता हूं BTIA को एक ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं जर्मनी में राजदूत रह चुका हूं और इटली में रह चुका हूं। मुझे अब भारत की तरफ से कोई चैंपियन नजर नहीं आता है इस अग्रीमेंट का। हम थ्योरेटिकली चैंपियन कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड चैंपियन मुझे नजर नहीं आता है। तो दूसरी बात है कि 6000 यूरोपियन यूनियन की कंपनीज ने भारत में निवेश किया है, लेकिन 83 बिलियन यूरोस का जो निवेश है वो चीन से आधा है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका निवेश बढ़े, और ये निवेश अगर बढ़े तो हमारी ताकत मजबूत हो, चाहे SME में हो, चाहे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हो, चाहे तकनीकी चीजें हो। ये हमें एक फोकस करना चाहिए, और ये हम चीन के मुकाबले में यूरोपियन यूनियन से बढ़ सकते हैं। और क्योंकि हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं जो चीन नहीं देता है, ये एक हमारे और यूरोपियन यूनियन की हित की बात है। दूसरी, जैसे हर्ष ने कहा कि एक EU इंडिया स्ट्रैटेजी है कि उसके तहत एक कनेक्टिविटी पॉलिसी भी है। हमें वो कनेक्टिविटी पॉलिसी पे ध्यान देना है कि क्या हम EU को इंफ्रास्ट्रक्चर में ला सकते हैं, क्या हम EU के साथ एशियान में या अफ्रीका में और काम कर सकते हैं कि हमारी कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए। ये हमने चीजें, जो हाल में एक EU ने ब्लॉग लिखा, उनके विदेश मंत्री ने बड़ा अच्छा लिखा कि यूरोप को अब पार्टनर्स चाहिए, लेकिन वो पूरे ब्लॉग में मैंने अच्छी 2 बार ही पढ़ा, भारत का नाम नहीं आता है, अफ्रीका का नाम आता है। तो भारत को ये बड़ी कोशिश करनी है कि हमारा नाम सिर्फ शिखर सम्मेलन के टाइम पे याद नहीं आए, लेकिन रोज याद आए कि हम उनके पार्टनर हैं और हमारे साथ वो अच्छी तरह सुलसुला से काम कर सकते हैं। ओके, हर्ष, क्लोजिंग कमेंट आपका? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही देशों को, चाहे वो दोनों ही एंटिटीज को, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो और चाहे वो इंडिया हो, कहीं पर ये अपने आप को इस बात से रिकंसाइल करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इतना रैपिडली इवॉल्व हो गया है। चीन की आप अगर परफॉर्मेंस देखें और अगर आप कोविड-19 के बाद का माहौल देखें, तो उसमें मुझे लगता है दोनों ही एंटिटीज जो कि फंडामेंटल वैल्यूज पर एक साथ खड़ी हैं, चाहे वो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो या फ्रीडम या इंटरनेशनल लॉ की बात हो, वहाँ पर जो कन्वर्जेंस है उसको यूज़ करके, वो ग्लोबल कन्वर्जेंस को यूज़ करके बायलैटरल रिलेशंस को आगे ले जाने की बात। ये पहले से हमने देखा है कि जेनेरिक टर्म्स में हम ये कहते हैं कि नहीं है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनलाइजेशन की बात आती है, दोनों कदम पीछे हटा लेते हैं। मुझे लगता है समय अब ये है कि हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर, टाइमली डिलीवरी को लेकर कुछ कमिटमेंट दिखाएं। और जैसा एम्बेसडर सिंह कह रहे थे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी है इन पर्टिकुलर, वहां पर इंडिया और EU कैसे लेवरेज कर सकते हैं एक दूसरे को, वो देखना होगा। और खासकर अगर EU को अपना जो रोल है वो इंडो पैसिफिक में बढ़ाना है, EU को अपना रोल मैरिटाइम सिक्योरिटी में बढ़ाना है, तो उसके साथ जो कॉन्वर्सेशंस भारत के होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए EU को कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। सिर्फ मोटा समिट के टाइम में जेनेरिक बातें कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि माहौल, जो अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट है, वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर EU और इंडिया दोनों साथ काम नहीं करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। मुझे लगता है इस बात को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। अजय सर, EU के हालात पहले से ज्यादा बेटर हैं और अब डिसीजन मेकिंग में ज्यादा सिमिलरिटी या फिर मैं कहूँ एक रूपता दिखती है? नहीं, मैं एक बात और अंत में कहना चाहूँगा कि एक देश में भावना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में चीन पर निर्भरता है, हर क्षेत्र में जो बढ़ती जा रही है, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो वो कम हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम यूरोप की ओर जाएं, लेकिन हमको राष्ट्रीय स्तर पर एक मन बनाना पड़ेगा कि हम महंगा खरीदेंगे लेकिन चीन से नहीं खरीदेंगे। और अगर हम महंगा खरीदेंगे तो हमारे आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा कि पार्टनरशिप हमारी हो सकती है, तो उस पार्टनरशिप में जो यूरोप की चीज़ महंगी है आज, वो 3-4 साल में भारतवर्ष में जब बनने लगेगी तो चीन से सस्ती भी हो सकती है। तो एक स्ट्रेटेजिक ढंग से हमें एक आर्थिक रिश्ते की ओर देखना है कि चीन पर निर्भरता कम करें, और कम करने में यूरोप हमारा पार्टनर हो सकता है। देखिए, सोलर पैनल है, सोलर पैनल में तकनीकी दृष्टि से जर्मनी सबसे आगे था।
आज चीन ने विश्व के बाजार में उनके कंपनियों को करीब करीब बंद कर दिया है, क्योंकि वो सस्ता बनाते हैं। लेकिन वो कंपनियां तो हैं, टेक्नोलॉजी तो है, वो हिंदुस्तान में भी बन सकता है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की हमारे लिए चीन के बाहर आर्थिक क्षेत्र में पार्टनर अच्छे नहीं है। लेकिन हमको ये मन बनाना होगा कि चीन पर निर्भरता कम करेंगे, जरूरत होगी थोड़ा ज्यादा कीमत देंगे थोड़े समय के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो कीमत घट जाएगी। तो मेरे विचार में एक सामरिक ढंग से हमने अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सोचना है, और पहली बार है जबकि आर्थिक क्षेत्र की सामरिक सोच और प्योर जियोपॉलिटिकल सामरिक सोच में एक कन्वर्जेंस है आज, और भारत में इस कन्वर्जेंस को इंटरलाइज करना है और इस ढंग से सोचना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम अलग अलग ढंग से सोचते रहे हैं दोनों मामलों में। ओके सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत